हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कि आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही हो। हम लोग एचआरएम का क्लासेस कर रहे थे। आज एचआरएम का क्लास होगा लास्ट, जहां पे हम लोग कुछ कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग को करना क्या है, थोड़ा सा उसे लर्न करना है और ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा लर्न करना है, ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे, बार बार रिवीजन करना है। तो आज होगा हमारा एचआरएम का लेक्चर नंबर 12, जो हमारा होगा लेक्चर लास्ट एचआरएम का। ठीक है, चलिए एक बार आपका स्वागत करते हैं नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करेंगी। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है @नेट वाला भैया को, तो अभी ज्वाइन कर ले। उससे जो भी आज की पढ़ाई हो रही है वो अगले दिन आपको वहां पे नोट्स मिल जाया करेंगी। ठीक है, आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 12, जहां पे एचआरएम के कुछ कुछ स्टैटिक पोर्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली करना क्या होता है, रटना होता है चीजों को थोड़ा सा समझ करके। ठीक है, तो चलिए आते हैं जहां पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जो दिख रहा है क्या, थ्योरी ऑफ वेजेस। तो सर वेजेस से भी कोई थ्योरी होता है क्या? चलो कुछ कुछ है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले समझते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ वेजेस आर एज फॉलो। जिसमें सबसे पहले है वेज फंड थ्योरी, सब्सिस्टेंस थ्योरी, द सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस और बिहेवियरल थ्योरी ऑफ वेजेस। इसको आप लोगों ने ग्रेजुएशन या फिर पीजी में, ग्रेजुएशन तो छोड़ दो, लेकिन आप लोगों ने एमकॉम में जरूर पढ़ रखा होगा, आपको याद नहीं है थोड़ा सा। होता क्या है कि जब बहुत सारे थ्योरीज को हम लोग पढ़ लेते हैं तो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए बार बार उसको क्या करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो आज वही रिवीजन को हम लोग करेंगे, तो वो चीज क्या होगी, थोड़ा सा ब्रशअप होगी, फिर वो अपने आप आपको एग्जाम तक याद रहेगी। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में। क्या, हाउ मच एंड ऑन विच बेसिस wages should be paid to the worker for a service rendered by them has been subject, अरे यार पढ़ाते समय लोग स्टार्टिंग से पढ़ाते, चलो फिर से देख। हाउ मच एंड ऑन विच वेज, विच बेसिस वेज शुड बी paid to the worker for the services rendered by them has been a subject matter of a great concern and debate among the economic thinkers for a long time। लंबे समय से ये चलते आ रहा है, तो ये काफी डिबेटेबल पार्ट है कि किसको कितना देना है उसके काम के अनुसार। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है सर? सबसे ज्यादा मेहनत तो लेबर करता है, लेकिन सबसे कम वेजेस किसको मिलता है? लेबर को ही मिलता है। तो क्या कभी काम डिसाइड कर पाता है किसी का कि किसके काम के अनुसार उसको पैसा देना है? ये कभी डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारे घर के बाहर अगर कोई लेबर लगे हुए हैं, उनसे मेहनत का काम कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन सबसे कम अर्निंग उनका होता है। ठीक है, तो हालांकि ये कलम का पावर है, पेन का पावर है, कि अगर आप अपना बचपन में काफी, देखो प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके जो सबसे आगे निकल जाते हैं वही तो बाजीगर कहलाते हैं। तो दिस हैज गिवन बर्थ टू सेवरल वेजेस थ्योरीज। इस कारण देखो, यही डिबेटेबल कॉन्सेप्ट के कारण बहुत सारे थ्योरीज बने। उन्हीं थ्योरीज के बारे में एक एक करके बात करेंगे। जहां पे सबसे पहला आपका थ्योरी दिख रहा है वो क्या है, वेज फंड थ्योरी। वेजेस फंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी को डेवलप किया था एडम स्मिथ ने 1723 से लेकर के 1790 के बीच में, कोई एग्जैक्ट डेटा है नहीं। इसके थ्योरी में ये बोला गया कि उसका जो बेसिक एजम्पशन था कि वर्कर्स आर पेड वेजेस आउट ऑफ प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ वेल्थ। जितना तेरे पास वेल्थ होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाएगा। तो दिस फंड ही कॉल्ड वेज फंड क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सेविंग। मतलब जो आपके पास सेविंग है आप उससे पेमेंट करोगे, बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द डिमांड फॉर अ लेबर एंड द रेट ऑफ द वेजेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेज फंड। आपके पास आपका सेविंग कितना है, वेजेस के लिए आपने फंड कितना रखा है, वो उसका डिमांड और सप्लाई मैटर करेगा। अकॉर्डिंगली इफ द वेज फंड इज लार्ज तो वेजेस वुड बी हाई, और वेज फंड अगर कम तो वेजेस विल बी लो, वाइस वर्सा। नेक्स्ट, तो वेज फंड थ्योरी याद रखेंगे कौन दिया था, एडम स्मिथ साहब ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा आपके पास क्या होगा, मोर वेज फंड,
more will be wages. is that clear? हाँ सर हो गया क्लियर। ठीक है, तो अगर आप इतना ना पढ़ के यहाँ पे अगर ये 2 लाइन अगर आप लाइन में मतलब कॉपी में लिख लेते हो तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट सबसिस्टेंस थ्योरी, भाई ये थ्योरी को दिया था हमारे रिकार्डो भाई साहब ने। कौन दिया था? डेविड रिकार्डो ने। देखो यहाँ पे जो भी चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं या फिर जो चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मुताबिक laborers are paid to enable them to subsist and perpetuate the race without increase in the diminution. This payment is also called a subsistence wage. The basic assumptions of the theory that if workers are paid wages more than the subsistence level, workers number will increase and as a result wage will come down to the subsistence level. ये कहते हैं कि wages ज्यादा पे करो, जितना देना है उससे ज्यादा पे करो, उससे क्या होंगे? ज्यादा लेबरर आपके पास क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और जब ज्यादा लेबर का आपके पास क्या होगा? डिमांड कम होगा, सप्लाई कम होगा, तो अपने आप उसका कॉस्ट जो होगा वो घट जाएगा। तो इफ अ वर्कर्स आर पेड लेस देन द सबसिस्टेंस वेज, अगर सबसिस्टेंस वेज से कम पे करते हो तो द नंबर ऑफ वेज वर्कर विल बी डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ स्टारवेशन और डेथ। ठीक है, तो इसलिए एक तय सीमा को देना जरूरी है। The subsistence wages refers to minimum wage rate. आजकल तो गवर्नमेंट भी तय करती है कि मिनिमम वेज रेट क्या होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट द सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। द सरप्लस वैल्यू, सरप्लस मतलब क्या? एक्स्ट्रा जी। इसको दिया था कार्ल मैक्स ने। कौन दिया था इसको? सर इसको दिया था कार्ल मैक्स में 1849 से लेकर के 1883 के बीच में। ये थ्योरी का बेसिक एजम्पशन था कि लाइक अदर आर्टिकल लेबर इज ऑल्सो एन आर्टिकल। आर्टिकल ये कैसा बात हुआ? विच कुड बी परचेज, जैसे किसी चीज को खरीदे हम लोग तो लेबर को भी खरीद सकते हैं, बदले में उसको क्या करके? पे करके। तो दिस पेमेंट अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स is at a subsistence level which is less than in proportion of the time labor takes to produce item. The surplus according to him goes to the owner. Karl Marx is well known of the advocation of the फेवर ऑफ लेबर। इन्होंने लेबर के फेवर में बात करा, लेबर के फेवर में बात करा। तो जिन्होंने लेबर के फेवर में बात करा उन्होंने जो थ्योरी दिया, उन्होंने थ्योरी दिया सरप्लस वैल्यू ऑफ वेज थ्योरी, जिसको कौन दिया? कार्ल मैक्स ने दिया। नेक्स्ट रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। रेसिडुअल मतलब आई थिंक बचा हुआ होता है, स्क्रैप होता है क्या? चलो देखते हैं। इसको दिया था फ्रांसिस ए वॉकर। यहां लिखते जाओ, फ्रांसिस ए वॉकर ने कौन सा दिया था? रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। सरप्लस को किसने दिया था? बाई छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है। और सबसिस्टेंस को किसने दिया था? इसको दिया था डेविड रिकार्डो साहब ने, डेविड रिकार्डो। चलिए, तो रेसिडुअल में बात किया गया कि अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस वॉकर देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ ए प्रोडक्शन और बिजनेस। आपने 3 पढ़ते आया है, 4 पढ़े होंगे सब। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ही व्यूज that once all other 3 factors are rewarded, that remains left is paid as wages to the worker. According to this theory, worker is a residual claimant. वर्कर बचा हुआ पार्ट है। हालांकि देखो, अगर रेसिडुअल क्लेमेंट में हम लोग जो बात करें मेन फैक्टर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली देखो कोई भी अगर आप काम कराते हो तो वहां पे 4 फैक्टर्स आते ही हैं, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन ये बोला कि once all other 3 factors are rewarded, सारे के सारे 3 factors रिवॉर्ड हो जाते हैं, what remains left is paid। कौन बच जाता है पे से, मतलब रिवॉर्ड से? वो बच जाता है वर्कर। वर्कर को क्या होगा? एक वेजेस मिला, खत्म। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इसको दिया था फिलिप हेनरी विक स्टीड, ठीक है, और जॉन बेट्स क्लार्क
ऑफ यूएसए, इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि वेजेस जो डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन के बेसिस पे कंट्रीब्यूटेड बाय द लास्ट वर्कर, दैट इज मार्जिनल वर्कर, मतलब कि एक एक्स्ट्रा वर्कर बढ़ने से कितना प्रोडक्शन में चेंजेस होता है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, बार्गेनिंग कराओगे क्या सर? देख लेते हैं, इसको दिया था जॉन डेविडसन ने, जॉन डेविडसन ने दिया था। Was propounder of the theory. According to this theory, the fixation of the wages depends on the bargaining power of the workers trade union. ट्रेड यूनियन का एम्प्लॉयर्स के साथ कैसा रिलेशन है, वो लोग किस हद तक जा करके क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग पावर उनका कितना स्ट्रांग, अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे वो अपना वेजेस को बढ़ा सकते हैं, और वीक होगा तो वेजेस घटा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड द वर्कर्स। नेक्स्ट, बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ वेजेस। Based on the research studies and the action programs conducted, some behavioral scientists have also developed the theory of wages. कुछ थ्योरीज मतलब कुछ साइंटिस्ट जो थे मिलकर के उन्होंने थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में भी बात करा, बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ वेजेस, जहां पे देयर थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स लाइक एम्प्लॉयज का एक्सेप्टेंस टू द वेजेस लेवल, द प्रिवेलेंट इंटरनल वेजेस स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय कंसिडरेशन, मनी और वेजेस इन द सैलरी एज अ मोटिवेटर। क्योंकि सैलरी और वेजेस जो होता है ये मॉनेटरी मोटिवेशन का काम करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि आपको प्रमोशन दिया गया है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके जो को वर्कर होंगे वो आपको देख करके कहीं ना कहीं वो ये सोचेंगे कि अगर हम लोग भी अच्छे से काम करें तो हमको भी प्रमोट किया जाएगा, तो वो हो जाएगा इंट्रिंसिक। ठीक है, और जो अगर आप मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से पैसे के अकॉर्डिंग देख करके आप कोई काम को कर रहे हो, पैसा बेनिफिट दिख रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट दिख रहा है, तो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट सिस्टम। क्या क्या मेथड है? सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में टाइम स्पेंड बाय द वर्कर, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वर्कर को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। मान के चलो कि टाइम कितना दिया, 5 आवर्स दिया, और पर आवर का कितना रेट था उसका 500, तो उसका टोटल कितना हो गया 2500, तो ये हो जाएगा टाइम रेट सिस्टम। तो अंडर दिस मेथड ऑफ वेज पेमेंट द वर्कर्स आर पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। इन दिस टाइम वेज पेमेंट द वर्कर्स आर पेड द वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एज पर द आवर, एज पर द डे, वीक, पर फोर्टनाइट, मतलब एक रात का या महीने का। ठीक है, तो दिस सिस्टम डज नॉट कंसीडर द प्रोडक्शन ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब प्रोडक्शन से मतलब नहीं है इतना टाइम काम किया तो उसको इतना पैसा देना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इनटू रेट ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसी में देखो सुटेबिलिटी ऑफ द टाइम रेट सिस्टम में क्या क्या सुटेबिलिटी, कब कब ये सुटेबल होता है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और इन एनी अदर टर्म्स, मतलब कि जब आप प्रोडक्शन को मेजर नहीं कर पा रहे हो यूनिट्स के टर्म में तब ये पॉसिबल होता है। व्हेन व्हेन द वर्क इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड का वर्क होता है तो वहां पे आपको लगेगा कि काम हुआ ही नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में काम होता है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड होता है तो वहां पे काम बहुत स्लोली होता है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी गलती के चांसेस नहीं होते हैं। When it is not possible to divide the production into unit, वही एक ही बात कर रहा है, when the production is is of the nature that it requires efficiency more than a speed। अब यहाँ पे स्पीड का जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या चीज का जरूरत है, यहाँ पे एफिशिएंसी की जरूरत है। स्पीड का जरूरत होता तो प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन आप करते चलोगे, लेकिन जब आपको वहां पे प्रोडक्ट चाहिए स्टैंडर्ड के साथ मैच करना, तो वहां पे आपका एफिशिएंसी काम आता है। तो व्हेन द वर्कर इज अंडर ट्रेनिंग, जब वर्कर अंडर ट्रेनिंग होगा तो भी ये जरूरत होता है। क्यों जरूरत होगा? क्योंकि भाई अगर अंडर ट्रेनिंग होगा तो काम स्लोली करेगा, स्लोली काम करेगा क्योंकि उसको सीखना है, किसी के अंडर रह के काम करेगा, तो किसी के अंडर रह के काम करेगा तो वो पहले देखेगा, सीखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वहां पे प्रोडक्शन करने के लिए सीखना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आता है पीस रेट सिस्टम। पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम the worker are paid the wages on the basis of the quality of the work performed by them। कितना क्वांटिटी परफॉर्म किए हो, किस क्वालिटी को परफॉर्म किए हो, मतलब कि अगर इसको हम लोग बोल सके तो यहाँ पे हमको कैसा वर्क चाहिए, तो यहाँ पे हमको चाहिए क्वालिटी वर्क नीड चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ क्वांटिटी, नो
नीड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पीस रेट सिस्टम में, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, जल्दी बोलो, तो सर यहाँ पे हमको चाहिए क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। Under this system, the rate of the wages are determined according to the quantity and the quality of the work are paid according to these rates। जैसे कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जितना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, रेट एज पर यूनिट, तो यहाँ पे हम लोग उसको यूनिट में बांट सकते हैं। व्हेन द वर्क इज ऑफ स्टैंडर्ड नेचर, इतना स्टैंडर्ड फॉलो करके आगे बढ़ना है, मेजर्ड इजली एंड अ ग्रेट नीड ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो अगर इसका एडवांटेज का बात करें तो वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है। आइडल टाइम कॉस्ट आर रिड्यूस टू मिनिमम, आइडल टाइम कॉस्ट मतलब खाली समय अगर आप बैठे रह गए तो उसका कॉस्ट आपको घटा दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। और कोटेशन कैन बी इजिली मेड एज यूनिट कॉस्ट इज नोन, यहाँ पे हम लोग इजिली कोट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस का बात करें तो क्वालिटी में भी डिटोरिएटेड, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वांटिटी पे फोकस करना है। इनएफिशिएंट वर्कर में बी एनवी द एफिशिएंट वंस, नहीं उनको फॉलो कर पाएंगे, उनके बहुत पीछे हो जाएंगे। देयर इज नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, यहाँ पे कोई मिनिमम वेजेस का गारंटी नहीं है। यूनिफॉर्म रेट इज पेड रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये सारे चीज पॉइंट्स हैं, और जिसके कारण फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म और बैड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। चलो अगर डिफरेंसेस बात करें तो वेजेस का अगर बात करें तो वेजेस इज कैलकुलेटेड, टाइम रेट का बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वही पीस रेट का बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन। आइडल टाइम पॉसिबल फॉर एक्सेसिव आइडल टाइम दिस सिस्टम, लेस चांस ऑफ आइडल टाइम इन दिस सिस्टम। द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज गुड एज देयर इज नो प्रेशर टू वर्क मोर गुड्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर टू वर्क मोर गुड्स, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लेंगे। इंसेंटिव, लैक ऑफ इंसेंटिव, यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव होगा पीस रेट में। कंट्रोल सुपरविजन नीडेड टू वर्क में नॉट प्रॉपरली, जो वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है वहाँ पे कंट्रोल सुपरविजन चाहिए। लेकिन अगर पीस रेट में बात करें तो यहाँ पे इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करे। यहाँ पे आपको क्या नहीं चाहिए, कंट्रोल और सुपरविजन ज्यादा मतलब चाहिए होता है, बहुत कम, उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या है आपका सूटेबिलिटी, कहाँ कहाँ सूटेबिलिटी, तो हालांकि सूटेबिलिटी का पॉइंट तो हम लोग पढ़ लिए थे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। द क्वालिटी इज मोर कंसर्न दैट द क्वांटिटी दिस मेथड इज सुटेबल, द क्वालिटी इज मोर कंसर्न, यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर पीस रेट में बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी में फोकस करते हैं। इक्वालिटी पे बात करें तो ऑल वर्कर्स गेट इक्वल वेजेस, यहाँ पे टाइम रेट में सारे वर्कर्स इक्वल वेजेस होता है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है, लेकिन पीस रेट में वर्कर्स को इक्वल नहीं मिलता है, जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना हायर वेजेस होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम बॉन्ड इंसेंटिव प्लान क्या होता है भाई, अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, इफ अ वर्कर परफॉर्म द वर्क विद इन और लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, he is paid a higher piece rate, and if he does not complete the work within the standard time, he is given a lower piece rate। जस्ट उल्टा बोल रहा है। तो अंडर द मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में तो वेजेस आर पेड एट ऑर्डिनरी पीस रेट, दोज वर्कर हुज परफॉर्मेंस इज लेस देन 83% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट, 110% of the ordinary piece rate is given to the workers whose level performance is 83 and 100%, and the standard and 120% of the ordinary piece rate as given the workers who produce the 100% unit। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स देखो, एक बार रीड करना तो जरूरी बनता है, बट अभी तक एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, तो फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम, this system consists of paying a worker on the time basis if he does not attain the standard and on the piece of the, मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि बेसिक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वो टाइम मतलब जो अपना स्टैंडर्ड था उसको नहीं मीट कर पाया, फिर भी उसको एक बेसिक वेजेस के तौर पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हाल से प्रीमियम प्लान, तो बोनस अंडर दिस प्लान इज इक्वल टू द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड, percentage of a bonus is decided by management, suppose S means Hasley where premium plan
बोनस अंडर द प्लान इज इक्वल टू 50% ऑफ द वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड। तो जितना टाइम सेव किया था, तो बेसिकली इसको एक बार रीड करेंगे, ठीक है, रीड करना है एक बार, और नहीं भी करते तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और ओवन प्लान देख लेंगे एक बार। बोनस परसेंटेज अंदर था, बोनस का एक परसेंटेज होगा जो कि प्रोपोर्शन होगा टाइम सेव जितना किए होगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बोनस में, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव बाई स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के अपॉन में आप कितना टाइम सेव करे हो, ठीक है। और 100% प्रीमियम प्लान में, अंडर दिस प्लान टास्क स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय द टाइम स्टडी और वर्क सैम्पलिंग एंड द रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द टाइम रेट्स रादर देन इन मनी, ठीक है। लास्ट है इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। इन दिस प्लान बोनस बिकम अ पेएबल only when efficiency touches 66.67% of the standard laid down. If a worker takes 10 hours to complete a job for which a standard time fixed is 6.67 hours, so he is entitled to get some bonus if it takes more than 10 hours and he gets only the time wages, ठीक है। तो कितना अच्छा बात बताया कि उससे ज्यादा जाएगा तो बस टाइम वेजेस मिलेगा, उससे कम करेगा या उतना में पहुंचेगा तो उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल एचआरएम का सिलेबस कंप्लीट, कंप्लीट सिलेबस ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, कंप्लीट। जहां पे हम लोगों ने एचआरएम, एचआरपी, सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग, सिलेक्शन का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, ठीक है, इन सब परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस में 360 डिग्री अप्रेजल, इन सारे चीजों के बारे में जहां पे हम लोगों ने अच्छे से बात करा, विस्तार से चर्चा करा, ये था हमारा एचआरएम का लेक्चर। ऑलरेडी मैं इकोनॉमिक्स का फुल क्लास यहाँ पे ले चुका हूँ। अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जो कि कहीं और से पढ़ नहीं सकते हैं पेड कोर्स में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर असिस्टेंस के लिए आपको आपके स्क्रीन में नंबर दिख ही रहा होगा, आप इस नंबर पे भी हम लोगों से डायरेक्टली टीम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर अब एमसीक्यू सीरीज में या मैराथन में, कहाँ मिल पाते हैं देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए। नाउ यू हैव ओनली ओनली 1 मंथ। कितना मंथ है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ। तो आप बोलोगे सर 6 तारीख को तो एग्जाम है नहीं मेरा। बच्चों एक बात याद रखना कि हमारा जो कॉमर्स का पेपर है वो पिछले बार पहले हो चुका था, ठीक है, पिछले बार पहले हुआ था। तो इस बार भी आप ये मान के चलिए कि हमारा एग्जाम जो होगा वो 6 दिसंबर को ही होगा, ठीक है, 6 दिसंबर को ही। मे भी हो जाए, आगे बढ़ जाए तो अलग बात है, बट आपको मान के चलना है 6 दिसंबर को ही। चलिए फिर आज के इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अच्छे से PYQs के सीरीज के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।